हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत जो आपका चैप्टर आता है पृष्ठ रसायन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम सबसे आसान लैंग्वेज में बताने जा रहे हैं। यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, सबसे आसान परिभाषा अधिशोषण और अवशोषण, ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। अधिशोषण की परिभाषा आप ऐसे दोगे कि अधिशोषक की सतह पर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हो सिलिका जल पर जलवाष्प का अधिशोषण। सिलिका जल पर जलवाष्प का जो अधिशोषण है वो आप लिख सकते हो उदाहरण में। ठीक है, और अधिशोषण जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम केसर ने किया था। हो सकता है आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाए। अवशोषण को यहाँ पर जान लेते हैं। अवशोषण की परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि अधिशोषक के अंदर प्रवेश करना जो है अवशोषण कहलाता है। अधिशोषण अवशोषण में भैया अंतर होता है। अधिशोषण में बताया गया कि अधिशोषक की सतह पर जुड़ना अधिशोषण कहलाता है, जबकि अवशोषण में ये बताया गया कि अधिशोषक के अंदर प्रवेश करना, उसमें सतह पर जो है लिखा है कि जो है इसमें देखिए ध्यान से सतह पर जुड़ना, और इसमें क्या लिखा है अंदर प्रवेश करना। इतना याद रखना है अवशोषण में। ठीक, और ये जो घटना है अवशोषण ये एक स्थूल घटना है। उदाहरण में ले सकते हो जल द्वारा अमोनिया के अवशोषण द्वारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये अवशोषण में आप लिख सकते हो। बाकी देखिए परिभाषा यहाँ पर बहुत सबसे मेन आपको परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं जो सबसे मेन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए पूरा चैप्टर है नोट्स। ठीक, लेकिन इसमें सबसे मेन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करना हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे मेन परिभाषा आती है, ध्यान से देखिएगा। एक परिभाषा आती है क्रिस्टलाभ। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको लिखना है वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से छन जाता है। क्या लिखा है? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जो है वो चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से छन जाता है वे क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरिया है, शर्करा है, ग्लूकोज है आदि। ठीक है, ये आप क्रिस्टलाभ में लिख सकते हो। सबसे आसान भैया परिभाषा है, इतनी आसान लैंग्वेज आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो क्रिस्टलाभ में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है कि जलीय विलयन जो होता है इनका क्रिस्टलाभ का ये चर्मपत्र झिल्ली द्वारा शीघ्रता से छन जाता है। उदाहरण आप भी सकते हो यूरिया, शर्करा, ग्लूकोज। कोलाइड्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा विस्तृत नहीं होता है। ठीक है, विस्तृत नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। जैसे गोंद है, जिलेटिन है। ठीक है, ये आप सभी लोग उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो। ये भैया बहुत ही दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर उठाया है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, एकदम सिंपल है। क्रिस्टलाभ याद होगा तो कोलाइड्स भी याद होगा। ठीक है ना। अब इसमें सबसे देखिए आगे वास्तविक विलयन की बात आती है कि वास्तविक विलयन क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि वह विलयन जिसमें उपस्थित विलय के कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 के मध्य होता है वे वास्तविक विलयन कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविक विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें उपस्थित विलय के कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 के मध्य होता है वह वास्तविक विलयन कहलाता है। इनके कणों को माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन में जो देखिए इसमें बताया गया है कि वास्तविक विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो विलय के कणों का आकार होता है वो 10⁻⁸ से 10⁻⁷ होता है। कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम माइक्रोस्कोप द्वारा भी इसे नहीं देख सकते हैं। अब कोलाइडी विलयन क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा मैंने बता दी। इस चैप्टर के जितने मेन क्वेश्चन हैं ठीक उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप हल्के में नहीं लीजिएगा भैया। यहाँ पर देखिए कोलाइडी विलयन में आपको लिखना है कि वह विलयन जिसमें उपस्थित विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ के मध्य होता है कोलाइडी विलयन कहलाता है। इनके कण नग्न आंखों से नहीं दिखते परंतु माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देते हैं। देखिए जो आपके वास्तविक विलयन में कणों का आकार था उनको तो हम माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देख सकते थे, जबकि कोलाइडी विलयन में जो विलय के कणों का आकार है ठीक है उसे जो है हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनका आकार उनसे थोड़ा बड़ा होता है, 10⁻⁷ से
10 की घात -5 के मध्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो है परिभाषा थी और यहाँ पर निलंबन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको लिखना है कि वह विलयन जिनके कणों का आकार 10 की घात -5 से, यहाँ पर लिखा है 10 की घात -5 से 10 की घात -2 के मध्य होता है, निलंबन कहलाता है। ठीक है, अब ये जहाँ पर जो विलय के कणों का आकार है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और यहाँ पर जो निलंबन में विलय के कणों का आकार होता है, ये नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। वास्तविक विलयन में जो विलय के कणों का आकार है उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार जो होता है वो तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको निलंबन बताया, इसमें विलय के कणों के आकार को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपकी डिफिनीशन एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे द्रव स्नेही कुलाइड्स, ये पूछा जाता है कि द्रव स्नेही कुलाइड्स से आप क्या समझते हैं। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है कि वे कुलाइड्स जो द्रव के साथ आसानी के साथ मिल जाते हैं उन्हें द्रव स्नेही कुलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें उत्क्रमणीय कुलाइड्स भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर द्रव स्नेही कुलाइड्स मतलब वे कुलाइड्स जो द्रव के साथ आसानी के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, द्रव के साथ जो आसानी के साथ मिल जाए वो द्रव स्नेही कुलाइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है, ये सब आप एंजाइम है। ठीक है, ये आप सभी लोग यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो। देखिए कितनी आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को परिभाषाएं बता रहा हूँ, शायद ही आपको कहीं पर इतनी आसान लैंग्वेज में परिभाषा देखने को मिले। आगे यहाँ पर देखिए द्रव विरोधी कुलाइड्स, तो इसमें आपको उल्टा लिख देना है कि वे कुलाइड्स जो द्रव के साथ आसानी के साथ नहीं मिलते हैं वो द्रव विरोधी कुलाइड्स कहलाते हैं। ठीक, इन्हें अनुत्क्रमणीय कुलाइड्स भी कहते हैं, जैसे धातु सल्फर, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। बताइए भाई, सभी विद्यार्थी मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें देखिए अंतर भी पूछ लिया जाता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कुलाइड्स में, तो आप अंतर देख सकते हो, लिख लेना। ठीक है ना, फिलहाल द्रव स्नेही कुलाइड्स और द्रव विरोधी कुलाइड्स आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। आगे यहाँ पर हम बात करें स्कंदन। ठीक है, स्कंदन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। स्कंदन क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन के कोलाइड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयन के कोलाइडल कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। सबसे आसान लैंग्वेज मैंने आपको परिभाषा बताया, आपको लिखना है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन के कोलाइडल कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो AS2S3 के कोलाइडी विलयन में BaCl2 विलयन मिलाने पर वह अवक्षेपित हो जाता है। उसके बाद देखिए इस चैप्टर की और एक मेन डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पेप्टीकरण। यह स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है, अर्थात जब अवक्षेपित कोलाइडल कणों को पुनः कोलाइडी विलयन में बदलना पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी के विपरीत, स्कंदन के बिल्कुल विपरीत जो प्रक्रिया होती है पेप्टीकरण कहलाती है। ओके, चलिए यहाँ पर एक परिभाषा और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ऊर्णनमान। ठीक है, ऊर्णनमान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टिप्पणी है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम सांद्रता जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उस विद्युत अपघट्य का ऊर्णनमान कहलाता है। ठीक है, ऊर्णनमान स्कंदन शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो ऊर्णनमान होता है वो क्या होता है? स्कंदन शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हो, धनावेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 1 लीटर विलयन को स्कंदित करने के लिए KCl विद्युत अपघट्य की 132 मिलीमोल सांद्रता की आवश्यकता होती है। ये ऊर्णनमान भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ी परिभाषा है। उसके बाद पारस्परिक स्कंदन हमारी नज़रों में फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है वो आता है आपका हार्डी-सोल्जे नियम। ठीक है, हार्डी-सोल्जे नियम जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको इसमें लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा स्कंदन में वह आयन प्रभावी, क्या लिखा है? स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखता है। ऐसे आयन को प्रभावी आयन कहते हैं। ठीक,
और नंबर 2 इसमें यह बताया गया हाइड्रोजन नियम में कि किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता प्रभावी आयन की संयोजकता के समानुपाती होती है, अर्थात प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है वह उतना ही शीघ्र स्कंदित होता है। ठीक है, ये आपका हार्डी-सोल्जे का नियम है जो कि नंबर 1 नंबर 2 करके बताया गया है। इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, सबसे आसान लैंग्वेज में। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो विद्युत कण संचालन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आपको लिखना है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कोलाइडी विलयन के कोलाइडल कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत कण संचालन कहते हैं, विद्युत कण संचालन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये टिप्पणी भाई, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, और दिक्कत नहीं खड़ी कीजिएगा, इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोलाइड्स के बारे में देखिए पूछा जाता है, तो कोलाइड्स के बारे में लिख सकते हो कि वह पदार्थ जो किसी कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने पर उसके स्कंदन को रोक देता है। आपको क्या लिखना है, रच्छी कोलाइड, कोलाइड्स रच्छी कोलाइड्स यहाँ पर था, रच्छी कोलाइड्स कहलाता है। इस प्रक्रिया को रक्षण भी कहते हैं। ठीक है, की तरह अपोहन देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन अपोहन, कोलाइडी विलयन में उपस्थित अक्रिस्टलीय अशुद्धियों को पार्चमेंट झिल्ली द्वारा पृथक करना अपोहन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो भैया। अपोहन की परिभाषा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जितनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं सब इसी चैप्टर में पढ़ जाती है। देखो अगली महत्वपूर्ण टिप्पणी है भैया टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, यह एक प्रकाशीय प्रभाव है, अर्थात जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है। इस प्रकाशीय घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश का मार्ग एक प्रदीप्त शंकु जैसा बन जाता है जिससे नीले प्रकाश का आभास होता है। इसका उपयोग कोलाइडी तथा वास्तविक विलयन में विभेद करने में किया जाता है। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव की परिभाषा हो गई। और टिंडल प्रभाव के लिए आपको 2 बातें याद रखना है कि प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम होना चाहिए। टिंडल प्रभाव की घटना के लिए कोलाइडी कणों की प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, परिक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त अवस्था के अपवर्तनांकों के मानों में बहुत अंतर होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए आपको अतिशोध में समझ स्वर्ण संख्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा। रच्छी कोलाइड्स की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml कोलाइडी विलयन में क्या है 10 बिलियन कोलाइडी विलयन में, आगे यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे, मिलाने पर स्कंदन को रोकती है, स्वर्णांक कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। पायस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिए कि जब परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव में होते हैं तो ऐसे ही कोलाइडी विलयन को पायस कहते हैं। ठीक है ना, पायस की परिभाषा एग्जाम्पल जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखें तो जेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें अगर इम्पोर्टेंट टिप्पणी की बात करें तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो आपको बताते हैं इसमें इस चैप्टर में अगला जो गोल्ड साल बनाने की विधि जो है आप यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,